नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पर डे 8 PM पर क्लास आती है और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, मैंने पिछली क्लासों में 3 टॉपिक मैंने 3 चैप्टर क्लियर कराए हैं और आज मेरा जो टॉपिक है वो है भारतीय जलवायु से संबंधित। जलवायु चैप्टर जो है वो आसानी से समझ में नहीं आता है क्योंकि बहुत टिपिकल चैप्टर है, ये बहुत कठिन चैप्टर है। ये आसानी से इसको हम आज समझाएंगे और बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे जलवायु चैप्टर के बारे में और एक एक चीज़ें आपको नोट करके चलनी है। देखिए, जब हम शुरुआत से ही पढ़ते हैं चीज़ों को तभी चीज़ें हमारी समझ में आती हैं, अन्यथा की स्थिति में चीज़ें दिमाग से निकल ही जाती हैं। तो जलवायु, भारतीय जलवायु के बारे में आज हम बात करेंगे। विश्व की जलवायु को हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम भारतीय जलवायु को स्टार्ट करने से पहले हमें देखना होगा कि विश्व को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और कितने तक इसका विस्तार है। और इसके अंतर्गत जब आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो मैं निश्चित ही कहता हूँ कि आपको फिर भारतीय जलवायु आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए। तो आज की हमारी क्लास भारतीय जलवायु से संबंधित है। तो पहला आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल और वो है आपके जलवायु। क्या है? जलवायु। जलवायु, चलिए लिख देते हैं जलवायु। जलवायु जलवायु भारतीय जलवायु को अभी हम नहीं देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि जलवायु कहते किसे हैं। देखिए, जलवायु बेसिकली होता क्या है। जलवायु और मौसम में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना कि मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं। इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। जलवायु मौसम नहीं हो सकती, जलवायु मौसम हो सकता, मौसम जलवायु नहीं हो सकती। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसा है। देखिए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, जलवायु कहते किसे हैं आप खुद समझ जाओगे। किसी स्थान अथवा किसी स्थान तथा प्रदेश मतलब क्षेत्र, किसी स्थान तथा क्षेत्र में लंबे समय तक तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा एवं गति का सम्मिलित योग जलवायु कहलाता है। सम्मिलित योग क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र में या कोई क्षेत्र में एक लंबे समय तक एक जैसा मौसम रहना या उसमें एक जैसा तापमान का बना रहना, वायुमंडलीय दाबों का बना रहना, पवनों की दिशा एवं उसकी गति का बना रहना, यही आपके उस क्षेत्र की जलवायु कहलाता है। हम बात करें तो पूरे विश्व को 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने जलवायु क्षेत्रों में? यानी विश्व को 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व के जलवायु क्षेत्र, अभी हम भारत की जलवायु पर नहीं आए हैं, अभी आएंगे भारत की जलवायु पर भी, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जलवायु होती क्या है। मैंने यहाँ बताया है कि एक जैसे लंबा स्थान, मान लीजिए जैसे अब उत्तरी ध्रुव की बात कर लें, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की बात करें तो आप देखते हैं कि वहाँ वर्ष भर हमेशा क्या रहता है? तापमान एक जैसा रहता है। जलवायु आपके कई सालों में एक बार चेंज होती है।
जबकि मौसम आपके दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, यानी मौसम में बदलाव होता रहता है। हवाओं की दिशा पलट गई, मौसम चेंज हो गया। अभी आपने देखा, मान ली सपोज दैट अभी आप आज का दिन भी आपने देखा होगा, अचानक क्या धूप निकल ले, तुरंत बादल छा जाएं, मौसम बदल गया। तो मौसम में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जलवायु एक साथ एक स्थान पर तुरंत नहीं बदलती है, जबकि मौसम विदिन सेकंड बदल सकता है। एक सेकंड में मौसम कुछ और था, एक सेकंड में मौसम कुछ और हो गया। तो जलवायु क्या होती है, किसी एक स्थान पर किसी लंबे समय तक वायुमंडल, तापमान, दाब तथा पवनों की दिशाओं का एवं गति का एक जैसा बना रहना, यही आपका क्या है, जलवायु है। विश्व की जलवायु, विश्व के जलवायु क्षेत्र, विश्व को 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने? 3। विश्व को 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। क्षेत्रों में बांटा गया है। अब ये 3 जलवायु क्षेत्र कौन से हैं, देखिए। नंबर फर्स्ट, इसमें जो 3 जलवायु क्षेत्र हैं, इनमें एक आता है आपके, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। एक तो क्षेत्र ये हो गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। एक क्षेत्र हो गया आपका जिसे बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण या शीतोष्ण, कटिबंध क्षेत्र, कटिबंध। और तीसरा जो आता है इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। ठीक है, कटिबंध। अब इन क्षेत्रों को आप यहाँ से समझिए, देखिए कैसे, यहाँ समझिए आप इन क्षेत्रों को। ये हमारी पृथ्वी है गोल, ठीक है, ये ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, गोल नहीं बना है और गोल नहीं है बेशक, लेकिन आप समझ तो सकते हैं क्योंकि पृथ्वी का आकार भी गोल नहीं है, जबकि पृथ्वी का वास्तविक आकार कुछ और ही है। ठीक है, चलिए, ये पृथ्वी है और इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसे? भूमध्य रेखा। इस रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो आपको पता है इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। 0 डिग्री और 0 डिग्री। 0 डिग्री से हम ऊपर जाएंगे। 0 डिग्री से इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये तो गोलार्ध है, इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, ये तो आपको पता है। इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। मैं लिख देता हूँ इधर, ये उत्तरी गोलार्ध है। ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध। यह है आपके दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम उत्तरी गोलार्ध में अगर हम 33.5 डिग्री ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 33.5 डिग्री। तो 33.5 डिग्री, यहाँ मान लीजिए आप 33.5 डिग्री, और हम 33.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 नहीं, 23.5 आप सोच रहे होंगे कर्क रेखा, नहीं, उससे भी ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पड़ता है सर 33.5, क्योंकि हमें केवल एक क्षेत्र दिखाना है। तो दोनों गोलार्धों में, कितने में? दोनों गोलार्धों में 33 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, इसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं। वो बाद में दिखाऊंगा मैं आपको, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी अक्षांश। और 33 से लेकर के 66 डिग्री, कितना? 33 से लेकर के 66 सही 1/2 डिग्री तक, इसको भी उत्तरी अक्षांश कहते हैं। हमें देखना है जलवायु क्षेत्र। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो आपके उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ से देखिए, क्योंकि दोनों गोलार्धों में समान रहता है, कितना है? 33 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 33 से लेकर के 66 सही 1/2 डिग्री, 2 डिग्री, सॉरी दक्षिण अक्षांश, ये माय मिस्टेक, दक्षिणी अक्षांश,
दक्षिणी अक्षांश, ये भी आपके दक्षिणी अक्षांश। और यहाँ पर पड़ता है सर 90 डिग्री, से बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। इसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। यहाँ पर होता है 90 डिग्री, से बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। अब आप सोच रहे होंगे कि जी यहाँ पर ये जो 33.5, 33.5, 66.5, 66.5 दिखाया है, यहाँ तो 23 डिग्री इधर होना चाहिए था, 23 डिग्री इधर होना चाहिए था, फिर यहाँ कैसे कर दिया? यहाँ आप सोच रहे होंगे ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा। नहीं, ये कर्क रेखा मकर रेखा नहीं है। ये मैंने जो यहाँ लिखा है कि विश्व के जलवायु क्षेत्र, तो विश्व को 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। वो 3 जलवायु क्षेत्र कौन कौन से? देखिए, यहाँ पर रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। तो देखिए, एक क्षेत्र ये है, इस क्षेत्र को जो कहा जाता है, इसी को एक नाम दिया गया है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम, ठीक है, ये जो क्षेत्र है आपके, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। कौन सा? उष्ण क्षेत्र। कौन सा? उष्ण क्षेत्र। ये उष्ण क्षेत्र है, उष्ण। ये कौन सा है? उष्ण क्षेत्र है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री से लेकर के उत्तरी गोलार्ध में 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, तो दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से लेकर के 33 डिग्री तक जो क्षेत्र पाया जाता है, इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात यहाँ की जलवायु कैसी होती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, यहाँ पर जो क्षेत्र है ये वाला 33 से लेकर के यहाँ तक ये वाला क्षेत्र जो है, इसको क्या कहते हैं? दोनों गोलार्धों में इसको बोलते हैं उपोषण। क्या बोलते हैं? उपोषण। उपोषण कहते हैं। अभी समझाऊंगा उपोषण क्या होता है, शीतोष्ण क्या होता है, शीत कैसे किसे कहते हैं, उष्ण किसे कहते हैं, मैं लिखूंगा यहाँ पे। पहले भी इसको देखिए आप। उष्ण उपोषण कटिबंधीय। कौन सा? उपोषण। ये उपोषण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोषण, ठीक है, ये भी उपोषण है। ये भी आपके उपोषण है। ये भी उपोषण कटिबंध है। उपोषण हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा एक जो पड़ता है, इसी को आप बोलते हैं शीत। ये है आपके शीत। ये भी शीत है, ये भी शीत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शीत है, और ये वाला क्षेत्र, ये वाला देखिए, ठीक है, ये वाला। ये रहा। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्र हैं, आप देख सकते हैं पृथ्वी की पूरी यहाँ पर पूरी जलवायु दिखाई गई है। तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कैसे किसे हैं। सबसे पहले हम उष्ण को पढ़ते हैं। उष्ण, उष्ण होता क्या है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? भारत की जलवायु बाद में आएंगे। उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, पहले इसको समझिए। देखिए, पहली बात, इसकी विशेषता क्या होती है। देखिए, उष्ण कटिबंध की दोनों गोलार्धों में, दोनों यानी वह क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में वह क्षेत्र, दोनों गोलार्धों में वह क्षेत्र जहाँ वर्ष भर तापमान एक जैसा रहता है, अर्थात बदलाव अगर हो तो बहुत कम स्तर पर बदलाव हो, ऐसे क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। एक ऐसा क्षेत्र, ठीक है, वर्ष भर तापमान एक जैसा हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार कितना है? दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार कितना है? इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में आप देख सकते हैं, दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री,
0 डिग्री से 33 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 0 डिग्री से 33 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। याद रखना। तो कहाँ तक हो गया? दोनों गोलार्धों की बात करें तो दोनों गोलार्धों में वह क्षेत्र जहाँ तापमान वर्ष भर एक जैसा रहता है, अर्थात यहाँ पर न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है आपके कौन सा क्षेत्र पड़ता है, अभी बताएंगे इसमें। जब आप इसको समझ लेंगे तो आप भारतीय जलवायु को आसान तरीके से समझेंगे। अभी दिखाऊंगा मैं भारतीय जलवायु को भी। चलिए, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। अब बात करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। क्या होता है उपोष्ण या शीतोष्ण? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, इन्हें जोन भी कहते हैं, कटिबंध जोन, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। ऐसा क्षेत्र जहां कुछ महीने तापमान उच्च यानी अधिक, कुछ महीने तापमान अधिक तथा कुछ महीने तापमान कम होता है, ऐसे क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहता है। इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 33 सही 1/2 डिग्री से 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 33 सही 1/2 डिग्री से 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाया जाता है। ठीक है, ये रहा। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है आपके, ये वाला पूरा क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक, इसी को बोलते हैं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ क्या क्या कहते हैं। इसे बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध। इधर आप देखेंगे तो ये भी उपोष्ण कटिबंध। क्या है? उपोष्ण कटिबंध, ठीक है, उपोष्ण कटिबंध। और ये जो क्षेत्र है सर, यहाँ पर आपका ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला यहाँ से पूरा दोनों गोलार्धों में, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपको दिखाई दे रहा है कि 90 डिग्री तक, 90 डिग्री दोनों गोलार्धों में, 90 डिग्री इधर गोलार्धों में, यहाँ तक, इसको बोलते हैं सर शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध। और इसको भी बोलते हैं सर इधर भी शीत कटिबंध। याद रखना, शीत कटिबंध, ठीक है। ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र है आपके। यानी हम कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है? दोनों गोलार्धों में आप जाइए, पृथ्वी को भूमध्य रेखा 2 भागों में बांटती है। एक भाग इसका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, एक भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो दोनों गोलार्धों में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है? दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से लेकर के 33.5 डिग्री तक जो विस्तार पाया जाता है, इसी को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है।
ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्ष भर तापमान एक जैसा रहे, ऐसे क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। जबकि जहाँ तापमान घटता बढ़ता रहे अर्थात कहने का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए तापमान कम हो जाए, कुछ समय के लिए तापमान उच्च हो जाए, ऐसे क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उपोष्ण का मतलब होता है ठंडा और गर्म दोनों क्षेत्र, यहाँ पूरा गर्म क्षेत्र होता है। उष्ण का मतलब होता है गर्म, उपोष्ण का मतलब होता है ठंडा और गर्म, और शीत का मतलब होता है बिल्कुल ठंडा। तो शीत कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है? अब शीत कटिबंध की बात करें तो शीत कटिबंध क्षेत्र कौन सा, देखिए शीत कटिबंध क्या होता है, ठीक है। देखिए शीत कटिबंध ऐसा क्षेत्र, ठीक है, दोनों गोलार्धों में कितना, यानी 66 सही 1/2 से लेकर के 90 डिग्री तक का विस्तार, 90 डिग्री तक अक्षांशीय विस्तार, क्या कहलाता है? शीत कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। और याद रखना, देखिए 66 सही, यहाँ पर जो एक वृत्त गुजरता है इसको बोलते हैं सर आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं? इसी को कहा जाता है 66 सही 1/2 डिग्री वाले वृत्त को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त, इसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 66 सही 1/2 नीचे यानी दक्षिणी अक्षांश वाले को, 66 सही 1/2 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। हो सकता है आपने ये चीज़ें पढ़ी हो कि कितना, कि 33 सही 1/2 डिग्री से लेकर के आर्कटिक वृत्त का जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। और नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका वृत्त तक के वाले क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ही कहा जाता है। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए, एक नोट्स प्रिपेयर कीजिए। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है। पहले जलवायु किसे कहते हैं, उसके बाद विश्व की जलवायु क्षेत्र कितने होते हैं? 3 जलवायु क्षेत्रों में, तीनों में एक ही रहा यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और एक होता है आपके शीत कटिबंधीय क्षेत्र। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है? दोनों गोलार्धों में 0 से लेकर के 33.5 तक, जहां वर्ष भर तापमान एक जैसा रहे। यहाँ न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, याद रखना न्यूनतम, ठीक है। तो लेकिन अब आप कहोगे भारतीय वाले क्षेत्र की बात करें तो बिल्कुल हाँ जी वो आता है, लेकिन ये भारतीय क्षेत्र अधिकतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ना कि उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंध में आपका 33.5 से लेकर के वहाँ तक आता है, लेकिन कहाँ तक होता है, क्योंकि अलग अलग बुकों में बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं। अभी बताऊंगा उसको भी, आपने 30 से 45 तक भी पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ पढ़ा होगा, मुझे पता है, वो सब बताऊंगा मैं, टेंशन ना लीजिए। डाउट के लिए डाउट ही नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए एक जैसा रहो, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 0 से 33 सही, और यहाँ पे 0 से 33 सही, दक्षिणी अक्षांश उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ऐसा क्षेत्र जहाँ कुछ महीने तापमान अधिक होता है, कुछ महीने तापमान कम होता है, ऐसे क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, अर्थात ठंडा व गर्म। शीतोष्ण का मतलब, शीत का मतलब होता है ठंडा, उष्ण का मतलब होता है गर्म, तो ठंडा व गर्म वाला क्षेत्र। तो ऐसा क्षेत्र भारत में कहाँ पाया जाता है? उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश की जलवायु आप देख सकते हैं कैसी है। चलिए मानसूनी जलवायु हमारे यहाँ की, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। अब हम बात करेंगे आगे भारतीय जलवायु को लेकर के, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद भारतीय जलवायु पर चलते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। हो गया यहाँ तक? चले आगे, आइए देखते हैं भारतीय जलवायु को, जब भारतीय जलवायु के बारे में, ठीक है। ये तो हमने पढ़ी है पूरी, अभी विश्व के बारे में पढ़ा है कि विश्व की जलवायु, लेकिन मैंने पूरे विश्व की जलवायु आपको दिखाई नहीं है, केवल इतना ही, केवल एक ग्लोब बनाया है। बाकी आपको मैंने चीज़ें समझाई हैं कि उपोष्ण किसे कहते हैं, शीतोष्ण किसे कहते हैं। अब बात करेंगे हम भारतीय जलवायु के बारे में, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया होगा तो आपको, वरना वीडियो के 1 मिनट रोकिए, उसके बाद नोट कीजिए और उसके बाद फिर चीज़ों को समझिए, तब जा करके और बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने कहा था ज्योग्राफी या फिर जीके जीएस से संबंधित कोई भी, अभी तो केवल अभी तो ज्योग्राफी चल रही है, और जब पॉलिटी चलेगी तो और बेहतर समझाऊंगा बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए
अभी इसमें हेडली कोष, फेरल कोष सब आ जाएगा इसमें आगे, अभी नहीं है, केवल आगे बताएंगे। क्रम से जब चीज़ें चलती हैं तभी चीज़ समझ में आती है। भारतीय जलवायु, भारतीय जलवायु की बात करें तो भारतीय जलवायु कैसी है? इस आधार पे हमने देखा अभी भारतीय जलवायु, इस आधार पर जो चीज़ें अभी हमने देखी, इस आधार पर अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय जलवायु ऐसी जलवायु है जो उष्ण क्षेत्र में भी आती है और उपोष्ण क्षेत्र में भी आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत की जलवायु उपोष्ण मानसूनी जलवायु है, अर्थात मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो भारतीय जलवायु कैसी है? तो भारतीय जलवायु की बात करें तो भारतीय जलवायु, ठीक है, इस कारण हम कह सकते हैं कि भारतीय जलवायु उपोष्ण कैसी है? उपोष्ण उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द जोड़ा है मानसूनी। मानसूनी क्या है? मानसूनी शब्द के बारे में जब हम बात करें तो मानसून का मतलब होता है कि मानसून का आगमन और मानसून के कारण भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु है, क्योंकि भारत की जलवायु पर मानसूनी प्रभाव पड़ता है। मानसून क्या होता है आपको बताएंगे। मानसून होता है वर्षा का आगमन, यानी जब वर्षा भारत में प्रवेश करती है, वर्षा, ये वर्षा का आगमन होता है। वर्षा मतलब जब 1 जून को कहाँ आता है? केरल वाले तट में आता है। 5 जून को वर्षा कर देता है, तो 1 जून से लेकर के आपके वर्षा का समय चलता है पूरा 2.5-3 महीने पूरा चलता है। आप देखेंगे अभी शुरू होने वाला है, अभी मार्च चल रही है, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, मई, जून, जून में वर्षा शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या मानसून भारत में केवल जून वाले महीने में आता है? नहीं, मानसून भारत में आगमन करता है मई वाले क्षेत्र में, और 25 से 28 मई को ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा कर देता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा करने के बाद फिर मानसून प्रवेश करता है कहाँ? केरल वाले क्षेत्र में। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ देख लीजिए, तो भारतीय जलवायु कैसी है? उपोष्ण। उपोष्ण मतलब अभी बताया था उपोष्ण क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ कुछ महीने के लिए तापमान अधिक हो, कुछ महीने के लिए तापमान कम हो, ऐसे क्षेत्र को उपोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। मानसूनी, यहाँ एक शब्द आया है मानसूनी। पहले मानसूनी को देखते हैं। मानसूनी, मानसूनी एक शब्द है, यह एक अरबी भाषा का शब्द है। कैसा है? अरबी भाषा का। यह अरबी भाषा का शब्द है। यह अरबी भाषा का शब्द है जो अरबी भाषा के मौसम, जिसे मौसम कहते हैं, मौसम शब्द से लिया गया है, बना है। ठीक है, सबसे बना है। इस मौसम शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन। अर्थ होता है इसका ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन। मौसम शब्द की बात करें तो सर मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन। याद रखना, ऋतु परिवर्तन। अब ऋतु परिवर्तन क्या होता है? अचानक हवा की दिशाओं का उलट जाना ही ऋतु परिवर्तन कहलाता है। जैसे अचानक, यहाँ पे लिख सकते हैं, अचानक हवाओं की दिशा का उलट जाना क्या कहलाता है? ऋतु परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट अभी आप देख रहे हैं कि मौसम हमारा कैसा है? एकदम बढ़िया है, मौसम एकदम बढ़िया है, तापमान भी एकदम अच्छा है, और तुरंत मौसम चेंज हो जाए, तेज़ हवाएं चलने लगें, तो हवा की दिशा में परिवर्तन हो गया। पहले हवा चल रही थी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर से, अब हवा चलने लगी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर से, तो यहाँ पर परिवर्तन हो गया। इसके साथ साथ जब हवाओं में परिवर्तन होता है तो मौसम भी परिवर्तन होता है, याद रखना। लेकिन जलवायु में परिवर्तन नहीं पड़ता, बल्कि जलवायु कई समय बाद बदलती है। याद रखना, कई वर्ष लग जाते हैं जलवायु को बदलने में। मौसम आपके 1-1 सेकंड, 1-1 मिनट, 1-1 घंटे में बदलता रहता है। ठीक है, याद रखना। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। अर्थात भारतीय जलवायु
भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु है। भाई ये मानसूनी जलवायु है, इसके दो कारण होते हैं। मानसूनी जलवायु होने के दो कारण होते हैं, कारण इसके दो हैं। कारण क्या है? नंबर फर्स्ट की बात करें तो एक कारण है इसका अरब सागर से चलने वाली हवाएं। अरब सागर से चलने वाली हवाएं, ठीक है, अरब सागर से चलने वाली हवाएं। नंबर दो आता है बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं। इसके देखिए दो कारण होते हैं। भारतीय जलवायु को मानसूनी बनाने के केवल दो ही कारण होते हैं। एक कारण होता है कि अरब सागर से चलने वाली हवाएं, और एक कारण होता है इसका बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं। ठीक है, देखिए मैंने बताया था आपसे, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। हमारा जो मानसून आता है वो हिंद महासागर से आता है, हिंद महासागर से। याद रखना, मानसून का आगमन वो हिंद महासागर वाले क्षेत्र से होता है। यहाँ से कुछ हवाएं इधर हो चली जाती हैं, कुछ हवाएं इधर चली जाती हैं, और यहाँ से मानसून प्रवेश करता है 1 जून को केरल वाले तट में, और 5 जून को ये वर्षा कर देता है। प्रवेश तो करता है लेकिन छुटपुट बारिश होती है, लेकिन 5 जून से स्टार्ट हो जाती है वर्षा, और बहुत बड़े स्तर पर वर्षा होती है। लेकिन क्या ये हमारा हिस्सा नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी हमारा हिस्सा है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 25 मई से लेकर के 28 मई के मध्य यहाँ पर मानसून आ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में मानसून का आगमन 25 मई को ही हो जाता है, और ये 25 से 28 मई के बीच में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा कर देता है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा ही भारत का एक हिस्सा है। तो हम इसको कैसे छोड़ देंगे भाई? हाँ, ये कह सकते हैं कि भारत के स्थलीय वाले भाग में मानसून कब प्रवेश करता है? तो वो 1 जून को प्रवेश करता है, और वो भी केरल वाले तट में। तो अरब सागर से कुछ हवाएं चलती हैं, इस तरीके से उठती हैं और ऐसे निकलती हैं, इस तरीके से जाती हैं, अभी मानसून दिखाएंगे आगे। और इसी तरीके से बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएं कुछ ऐसे जाती हैं, कुछ ऐसे जाती हैं, ठीक है। और कुछ आगमन होता है इनका, लौटते समय भी वर्षा करती हैं। तो यहाँ से भी कुछ मानसून उठता है और यहाँ से भी कुछ हवाएं चलती हैं, और इस प्रकार से भारत की जलवायु पर मानसूनी हवाओं का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। अब मानसूनी जलवायु को नियंत्रित करने वाले कुछ कारक होते हैं। भारतीय जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, आइए जानते हैं कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, भारतीय जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। भारतीय जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। ठीक है, भारतीय जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों की बात करें तो आप एक शब्द याद रख लेना। इस शब्द का नाम है, इस शब्द को आप याद रख लेना, उस शब्द का नाम है लैंडफॉर्म। शब्द क्या है? LANDFORMS, लैंडफॉर्म्स। ठीक है, अब इसमें हर एक शब्द का अपना एक अलग मतलब होता है। जैसे कि एल मतलब होता है लैटीट्यूड, LATITUDE, लैटीट्यूड। लैटीट्यूड का मतलब होता है सर अक्षांश। क्या होता है इसका अर्थ? क्या होता है अक्षांश? सही बताऊंगा। ए का मतलब होता है सर अल्टीट्यूड, ALTITUDE, अल्टीट्यूड, ये इसका अर्थ होता है। एन का मतलब होता है नियरनेस ऑफ सी। क्या होता है? नियरनेस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी। ठीक है, नियरनेस फ्रॉम सी। डी से मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ विंड। क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी हवाओं की गति, हवाओं की दिशा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विंड।
एफ मतलब होता है फॉरेस्ट, क्या होता है, फॉरेस्ट, ठीक है। एफ मतलब होता है फॉरेस्ट, और ओ मीन्स होता है ओशियन करंट, OCIEN, ओशियन, OCEAN, OCEAN, ओशियन करंट, ओशियन करंट, ठीक है। आर मीन्स होता है रेनफॉल, रैन, FOFFALL, फॉल, रेनफॉल। एम मीन्स होता है माउंटेन, माउंटेन, ठीक है। और यहाँ एस मीन्स होता है सर सॉइल, SOIL। सबका अपना अपना अलग मतलब होता है, अर्थ होता है। ये भारतीय जलवायु को नियंत्रित करने वाले कुछ कारक हैं। कौन कौन से कारक? अब ये कैसे नियंत्रित करते हैं? प्रभावित करने वाले कारक अलग होते हैं, नियंत्रित करने वाले कारक अलग होते हैं, लेकिन दोनों ही कारकों में समानताएं पाई जाती हैं। वहीं मैं बात करूं जैसे कि लैटीट्यूड की, तो इसका अर्थ होता है यानी अक्षांश। क्या होता है सर? अक्षांश। आप देख सकते हैं भारत का अक्षांश विस्तार कितने से कितने तक है, तो वो आगे बात करेंगे अक्षांश। लैटीट्यूड का अर्थ होता है अक्षांश, अक्षांश भी भारतीय जलवायु को नियंत्रित करता है, अक्षांश भी, ठीक है, अक्षांश भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। अल्टीट्यूड का मतलब होता है सर ऊंचाई। ऊंचाई किसी तरीके से भी हो सकती है, चाहे पहाड़ों की ऊंचाई हो, चाहे किसी भी तरीके से इनकी ऊंचाई होती है। नियरनेस ऑफ सी का मतलब होता है समुद्र से निकटता, समुद्र से निकटता, समुद्र से निकटता। डायरेक्शन ऑफ विंड का मतलब होता है सर हवाओं की दिशा, हवाओं की दिशा, डायरेक्शन ऑफ विंड कहते हैं इसे। फॉरेस्ट का मतलब होता है सर वन। भारतीय जलवायु को वन भी नियंत्रित करते हैं। ओशियन ऑफ करंट का मतलब होता है समुद्री जलधाराएं, यानी महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय, महासागरीय जलधाराएं। अभी आप देखेंगे गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, ये देखेंगे आप। रेनफॉल का मतलब होता है वर्षा। वर्षा भी भारतीय जलवायु को नियंत्रित करती है, ठीक है। आप देखते हैं बरसात का मौसम आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिलती है। जो तापमान आपके जून जुलाई में होता है वही वो तापमान आपके उससे पहले, यानी जून में आपको पता है, फिर अप्रैल मई में आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे अब टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। मार्च चल रही है, मार्च अप्रैल मई, तो अप्रैल से ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। गेहूँ कटाई आप देखते हैं, जो रबी की फसल होती है, गेहूँ कटाई आपकी शुरू हो जाती है और उसमें टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। टेम्परेचर कितने तक पहुंच जाता है? टेम्परेचर पहुंच जाता है 45 तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता है। भारत में टेम्परेचर 49 तक, 53 तक भी पहुंच जाता है, 52 तक भी पहुंच जाता है। तो इसमें क्या है कि जब वर्षा आती है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे टेम्परेचर में कुछ कमी आती है और टेम्परेचर गिर जाता है, राहत मिलती है लोगों को। तो वर्षा भी नियंत्रित करती है भारतीय जलवायु को। माउंटेन का मतलब होता है पहाड़ या पर्वत, पहाड़ या पर्वत, पहाड़ या पर्वत। इससे भी क्योंकि ये कैसे करता है, ये कैसे नियंत्रित करता है भारतीय जलवायु को? देखिए साइबेरिया, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। हिमालय पर्वतमाला साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, इस कारण भारतीय जलवायु ज़्यादा ठंडी नहीं हो पाती है, ठीक है, मौसम ज़्यादा इतना ठंडा। सॉइल मतलब होता है भारतीय मिट्टी। मिट्टी भी प्रभाव डालती है किस पर? भारत की जलवायु पर, ये भी नियंत्रित करती है, याद रखना। तो भारतीय जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में एक शब्द है लैंडफॉर्म्स, और इस लैंडफॉर्म शब्द का हर एक का अपना एक अर्थ होता है। इसमें सब एक चीज़, हर एक प्रत्येक के अर्थ को मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं, यहाँ तक हो गया, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे हम आगे बात करते हैं, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। अभी पहले इसको देखिए, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब देखते हैं भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। देखिए ये तो हो गया आपके नियंत्रित करने वाले कारक। अब देखते हैं प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? देखिए
एक होता है भारत की स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, इसका भी भारतीय जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, ये भी प्रभावित करता है भारतीय जलवायु को। इसके अलावा समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी, ठीक है। तीसरे की बात करें समुद्र से दूरी, तीसरा करते हैं उत्तर पर्वतीय श्रेणियां, उत्तर पर्वतीय श्रेणियां। अभी इसके बारे में मैंने जिक्र किया था यहाँ पे, पहाड़, ये जो पहाड़ पर्वत हैं इनके बारे में मैंने जिक्र किया था। इसके अलावा भू आकृति, भू आकृति ये भी प्रभावित करती है भारत को। इसके अलावा मानसूनी हवाएं, मानसूनी हवाएं, ठीक है, ये मानसूनी हवाएं। इसके अलावा ऊर्ध्व संचरण, ऊर्ध्व संचरण हवाएं, ऊर्ध्व संचरण इसे बोलते हैं इंग्लिश में जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम। क्या होती है बताऊंगा, जेट स्ट्रीम। इसके अलावा यहाँ पर एक है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है भारतीय जलवायु पर, यानी ये भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, क्या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इनका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा दक्षिणी दोलन, दक्षिणी दोलन, दक्षिणी दोलन। एक है एल नीनो, एल नीनो, और एल नीनो की बहन ला नीना, ला नीना, ला नीना। ये वो कारक हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत की स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार का भी भारतीय जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वहीं समुद्र से दूरी की बात करें तो आप देखते हैं कि भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है वो समुद्र के अधिक नज़दीक है और भारत का उत्तरी मैदान समुद्र से काफ़ी दूर है। इस कारण यहाँ की जलवायु अलग होती है और यहाँ की जलवायु अलग होती है। ये आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, अभी पहले केवल इतना ही देखते हैं। उसके बाद उत्तर पर्वतीय श्रेणियाँ, तो उत्तर की पर्वत श्रेणियाँ ये संपर्क में ज़्यादा होती हैं किसके? साइबेरिया से आने वाली हवाओं के। तो यहाँ पर मौसम कुछ ठंडा होता है, जबकि इधर आते आते भूमध्य रेखा की तरफ नज़दीक चलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए, भू आकृति, भारत की भू आकृति भी प्रभाव डालती है, क्योंकि कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं समतल मैदान है, ठीक है, ये भी प्रभाव डालती है। मानसूनी हवाएं, अरब सागर से चलने वाली, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाएं। ऊर्ध्व संतरण यानी जेट स्ट्रीम, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये आपके क्षोभमंडल में इनका विस्तार है, धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर। इनकी गति होती है 150 से लेकर के 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। भारतीय क्षेत्र में 27 से लेकर के 30 डिग्री के अक्ष के बीच में पाए जाते हैं। 1920 के दशक में इन हवाओं की खोज हुई थी। इनको नाम देने वाले व्यक्ति का नाम था, इनको नाम दिया गया था 1939 में। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, समुद्र में बहुत सारे चक्रवात आते हैं। चक्रवात समुद्र की सतह पर ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर ही मौजूद स्थलीय वाले भाग में भी आते हैं। दक्षिणी दोलन, दक्षिणी दोलन क्या होता है? ये भी एक हवाएं होती हैं, इनके कारण पंजाब वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। एल नीनो और ला नीना, ये समुद्र में चलने वाली जलधाराएँ होती हैं, जलधाराएँ होती हैं। ये गर्म और ठंडी दोनों ही प्रकार की होती हैं जलधाराएँ। गर्म जलधारा एल नीनो, ठंडी जलधारा ला नीनो, यानी लौटती हुई जलधारा, ये यहाँ पर जलधाराएँ होती हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हमने देखा भारतीय जलवायु से संबंधित, और इससे महत्वपूर्ण हमने बहुत सारे टॉपिकों के लेकर के क्लियर किए थे। यहाँ पे आपने मानसून देखा, मानसून क्या होता है, विश्व के जलवायु क्षेत्र देखे, कितने भागों में इसको बांटा गया है। इसके अलावा आपने फिर उन सब के बारे में पढ़ा। इसके अलावा फिर आपने भारतीय जलवायु कैसी थी, मानसूनी या किस प्रकार की है, इसी आधार पर आपने फिर यहाँ पर भारतीय जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक देखे, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखे, ठीक है। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप क्लास आज आपको अच्छी लगी होगी। एक नोट्स तैयार कर लीजिए, कंटिन्यू हमारी क्लास आ रही है। जिनको जी के जीएस अपनी कंप्लीट करनी है वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इतना ही कहना था आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत, नमस्ते।